नमस्ते बच्चों। सब लोग कैसे हो? आज हम हमारा एक नया इकाई शुरू कर रहे हैं। इकाई 7, जीवों में अनुकूलन। कौन सा इकाई है बच्चों? इकाई 7, जीवों में अनुकूलन। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और हम लोग जो है इसके बारे में, यानी जीवों में अनुकूलन सब क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सारे तैयार होना पढ़ने के लिए। सभी अच्छे से सुनकर, ठीक है, शांत होकर सुनकर बैठिए। तो बच्चों, जीवों में अनुकूलन, ये है हमारा इकाई 7। जब हम जीवों में अनुकूलन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे कि वासस्थान क्या है ना? वासस्थान। तो आप क्या समझते हो कि वासस्थान क्या है? यानी जहां पर कोई कोई जीव, ठीक है, कोई जीव जिस स्थान पर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वासस्थान कहते हैं। यानी जहां पर हम लोग क्या करते हैं? वास करते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं। ओके। तो वासस्थान, जैसे कि आपने अपने आसपास, अपने चारों तरफ जब आप देखते हो जाकर, तो आप क्या देखते हो कि प्रत्येक, यानी बहुत सारे जीव जंतुओं को देखते हो, है ना? बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हो, बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन वो भी क्या है, उनका भी अपना वासस्थान होता है। तो बच्चों, जिस स्थल पर जंतु या पौधे जिस स्थान पे रहते हैं, जिस स्थल पर पाए जाते हैं, यानी कई पेड़ पौधे आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं जगह पर रहते हैं, यानी पाए जाते हैं। ओके। कई जो है पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, कई मरुस्थलीय क्षेत्रों में होते हैं, कई समतल जमीन पे होते हैं पेड़ पौधे। उसी तरह मनुष्य भी जो है बहुत सारे जगहों पर, अलग अलग जगहों पर वास करता है। तो सबसे पहले आप इसमें ये सुन लीजिएगा कि वास स्थान यानी कोई जीव जिस स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वास स्थान कहते हैं। तो बच्चों, वह स्थान, अब हम लोग इसकी परिभाषा अगर देखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? वह स्थान जहां, ठीक है, वह स्थान जहां किसी जीव, जिस जगह पर हम लोग रहे, हमें क्या चाहिए वहां पे रुकने के लिए? हमें जो है पर्याप्त भोजन की जरूरत होती है ना? हमें क्या, किसकी जरूरत होती है बच्चों? पर्याप्त भोजन की जरूरत होती है। तो वह स्थान जहां किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, ठीक है, सुरक्षा, और जहां पर हम रहे, हम लोगों को क्या देखना चाहिए कि हम लोग उस जगह पर सुरक्षित है कि नहीं, है ना? सुरक्षित जगह पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रुक सकते हैं। तो जहां पर पर्याप्त भोजन मिले, सुरक्षा मिले, प्रजनन यानी अपने ही जैसे क्या है, जीवों का प्रजनन हो, वृद्धि हो, और सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो, यानी हर तरह के अनुकूल वातावरण हमारे लिए जब उपलब्ध होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वासस्थान कहते हैं। ओके, वासस्थान कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वासस्थान? अगर कोई पूछे कि वासस्थान क्या है, तो आप सीधे तरह से बोल सकते हो कि कोई जीव जिस स्थान पे रहता है उसे हम वासस्थान कहते हैं। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप सीधा सीधा यही नहीं लिख सकते। आप उसके साथ कैसे लिखोगे? वह स्थान। ठीक है, इसको अभी समझ लीजिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन, ये परिभाषा आपके किताब में भी दे रखा है। वह स्थान जहां किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वासस्थान कहते हैं। इतना क्लियर है ना? वासस्थान अगर कोई पूछे तो आप किस तरह से लिख सकते हो? ओके। अब हमने क्या देखा? जीवों में अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या है भाई, है ना? अनुकूलन क्या होगा अब? तो बच्चों, अनुकूलन को हम लोग जो है किस तरह से परिभाषित करेंगे अनुकूलन को? यानी देखिए, अनुकूलन, अनुकूलन क्या है?
आकृति, रंग रूप, संरचना। सबसे पहले जो है हम लोग आपको क्या बताते हैं, आपको जो है सिंपल तरीके से बताते हैं कि अनुकूलन क्या होगा। यानी किसी विशेष वातावरण में, किसी भी ऐसा वातावरण यानी किसी विशेष वातावरण में हम लोग क्या करते हैं, सुगमता पूर्वक, यानी अच्छे से, सुख से, सुगमता पूर्वक, ठीक है, सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करना और अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने आप को ढालने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। यानी जिस जगह पर हम, जो हमारा वासस्थान है, जहां पर हम रह रहे हैं, उस स्थान पर हमें क्या होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए। यानी हम लोग उस जगह पर सुगमता पूर्वक रहना चाहिए, है ना। किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक क्या करने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए, है ना, अपने वंश की वृद्धि के लिए, अपने आप को ढालने के लिए, है ना, उस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या समझ लीजिए, अनुकूलन यानी सफलता पूर्वक जीवित रहने के लिए हम लोग जो है जिस तरह से अपने आप को ढालते हैं। तो इसकी परिभाषा आप किस तरह से लिख सकते हो, अनुकूलन आकृति, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में जीवित रहने में सहायक हो। यानी हम लोग क्या है बच्चों, उस पर्यावरण यानी उस एटमॉस्फेयर, उस पर्यावरण में हम लोग क्या कर सके, अपने आप को ढाल सके। समझ में आया, वासस्थान क्या है, अनुकूलन क्या है, यानी जहां पर हम लोग सफलतापूर्वक जी सके। आपने देखा है ना, जब हम लोगों को क्या होता है, जब गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, अपने आप को गर्मी के हिसाब से ढाल लेते हैं। जब सर्दियां काफी पड़ती है तो आप लोग क्या हल्के कपड़ों में रह सकते हो, नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, स्वेटर यानी गर्म कपड़े, ऊनी कपड़ों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है सर्दी से अपना बचाव करते हैं, है ना। सर्दी से क्या करते हैं हम लोग, अपना बचाव कर सकते हैं। तो हम लोग जो है जिस जगह पर रह रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढाल देते हैं। ओके, इतना क्लियर है ना, वासस्थान क्या है, अनुकूलन क्या है। तो वासस्थान यानी वह स्थान जहां पर जीवधारी को क्या मिले बच्चों, पर्याप्त हो ये अनुकूलन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इसीलिए मैंने ये थोड़ी देर रखा हुआ है, ठीक है। तो वासस्थान जो है आपके बुक में दे रखा है, वासस्थान क्या है, यानी किसी भी स्थान जहां किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध हो, उसको हम लोग वासस्थान कहते हैं। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वासस्थान कहते हैं। अच्छा, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना रखा है ना, सब भेज रहे हैं मुझे। आपके सारे जो जो आप भेजते हो वो सब मैं देखती हूँ, बहुत अच्छे से आप मेहनत करके सब पढ़ रहे हो, सारे नोटबुक में सब कुछ लिख रहे हो, है ना। बहुत ही अच्छा। के यूपीएस भारतीय ने भेजा है। बिल्कुल, मैं सभी सभी बच्चों के पेपर्स को, यानी आपकी जो नोटबुक में जो जो आप भेजते हैं सभी को मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर। ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान से बैठिएगा, पढ़िएगा और इसी तरह से क्या कीजिएगा, आप अपने सारे नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों, अनुकूलन आकृति, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में जीवित रहने में सहायक हो। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी वातावरण में सजीवों का वास, ये आपको पता है ना, सजीव जो है बहुत सारे, वास स्थान भी क्या होता है, अलग अलग होता है ना। वास स्थान क्या कहाँ होता है बच्चों, अलग अलग होता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के जीव किस किस वास स्थान पे रहते हैं। कोई आपको पता है ना, स्थान में रहते हैं यानी वास, कई वायु में रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं। तो जरा उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करें, इतनी बात क्लियर है ना आपकी। ओके, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मुझे उम्मीद है ये सब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जीवों के प्रकार और वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं। चलिए,
हमने क्या देखा, अलग अलग वास स्थानों में रहते हैं, है ना, सभी का क्या है, अलग अलग वास स्थान होता है। तो देखते हैं जीवों के प्रकार। प्रकार, ओके, जीवों के प्रकार। तो बच्चों, कई जीव कहाँ पे रहते हैं, जलीय जीव होते हैं, यानी कहाँ पे रहते हैं बच्चों, जल में रहते हैं। तो वो जीव क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, जलीय जीव। ये सब जो है आपको बता, सारी बातें आपको पता है, आप सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि जलीय जीव बोलेंगे तो क्या होगा, जो जीव कहाँ पे रहते हैं, जल में रहते हैं। तो हम लोग जीवों के प्रकार देख रहे हैं, कई जो है कहाँ रहते हैं, जलीय जीव होते हैं। और फिर कौन कौन से जीव है, स्थलीय, यानी कई लोग कई जीव कहाँ पे रहते हैं बच्चों, वे जल में नहीं रह सकते, वे कहाँ पे रहते हैं, स्थल में रहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, जो स्थल में रहते हैं, स्थलीय जीव, है ना, उन्हें क्या कहेंगे, स्थलीय जीव कहेंगे। ओके, उन्हें क्या कहेंगे, स्थलीय जीव कहेंगे। फिर जो है कई कहाँ पे रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं। स्थलीय जीव देखा होगा, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए जलीय जीव, फिर हमने क्या किया, स्थलीय जीव। अब जो है अगला हम लोग लिख रहे हैं मरुस्थलीय जीव, यानी जो कहाँ पे रहते हैं बच्चों, मरुभूमि में रहते हैं, है ना। कौन सा है, मरुस्थलीय जीव, मरु, ओके, मरुस्थलीय जीव। तो हमने क्या देखा, क्या देखा बच्चों, जलीय जीव, स्थलीय जीव, मरुस्थलीय जीव, फिर जो है उभयचर। ठीक है, ये सारे जो है हम लोग एक एक करके देखते हैं। उभयचर यानी, उभयचर यानी जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। ओके, तो अगर हम जीवों के प्रकार देखते हैं, जीवों के प्रकार अगर हम देखेंगे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से जगह पे रहते हैं, जलीय जीव होते हैं, है ना, उभयचर, अब सॉरी अभयचर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऊ लिखा हुआ है, सॉरी अबैच, सॉरी उभयचर, बोलने में गलती हो रही है, उभयचर, ठीक है। उभयचर होते हैं, उभयचर कौन होते हैं, जो स्थल में और जल में दोनों रहते हैं। और जो है बच्चों, क्लास देखते समय आप जो है ध्यान से बैठा कीजिए, कि कहीं भी इधर उधर मिस्टेक हो जाए, तभी आपको क्या करना है, तुरंत कमेंट करना है कि कहाँ पर कौन सी गलती हुई है। ठीक है, तभी क्या करेंगे हम लोग, हमें ये पता चलेगा कि आप भी ध्यान से बैठे हो। तो बच्चों, अबेचर, ओके, सॉरी उभयचर, उभयचर होते हैं। फिर जो है स्थलीय जीव, जलीय जीव, मरुस्थलीय जीव। तो जो उभयचर होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं बच्चों, स्थल में और जल में दोनों एक साथ रह सकते हैं। ओके, तो हमने चार प्रकार के क्या देखा, जीव देखे। तो ये बात क्लियर है ना यहाँ तक की। अब हम लोग एक एक करके एक एक देखें कि कौन कौन से जीव कहाँ पे रहते हैं। चलिए, तो इसको जो है आप चाहे तो इस तरह से आप लिख कर रख सकते हो। ओके, तो देखिए बच्चों, अब जो है आपके बुक में थोड़े से उदाहरण दे रखे हैं कि जल में रहने वाले जीव, यानी हमने क्या देखा, जलीय जीव के बारे में चर्चा किया है ना। तो जलीय जीव यानी कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव, यानी वे लोग ही क्या कर सकते हैं, सफलतापूर्वक जल में रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मछली हुआ, है ना, जैसे कि देखिए मछली हुआ, फिर जो है, फिर क्या है, जलकुंभी, ये देख रहे हो जलकुंभी, फिर कमल का फूल, फिर जो है सिंगाड़ा। ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है जलीय जीव है, यानी जल में वास करने वाले हैं। तो जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं। और आप उदाहरण लिख सकते हो कौन कौन से जल में रहते हैं, है ना। तो इन सब में जो होता है, क्या होता है, एक खास तरीके से हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग जो है अभी क्या करेंगे, अभी जो है हम आपको दिखाएंगे और एग्जाम्पल्स बताएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। ओके, तो जो है बच्चों, जलीय जीवों के उदाहरण हमने देखा, यानी जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं। मछली देखा हमने, है ना, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहता है मछली, जल में रहता है।
और उस तरह से जलीय पौधे होते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा हुआ, ये देख रहे हो ना, फिर जलकुंभी हुआ, कमल का फूल हुआ। तो इन सब में क्या होता है, जल में रहने के लिए, है ना, इनमें एक प्रत्येक तरह से ये लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। इनमें कैसा अनुकूलन होता है, जल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। हम लोग अगर थोड़ी देर जल में उतर जाए, हम लोग थोड़ी देर तैर ले या फिर कुछ भी कर ले, उसके बाद हम लोग ज्यादा देर तक क्या नहीं कर सकते हैं बच्चों, जल में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग कैसे जीव है, स्थलीय जीव है ना, हम लोग स्थल में रहते हैं। तो जो है जलीय जीव में कैसा अनुकूलन होता है कि वे जल में आसानी से रह सके। ओके। अब जो है स्थल में पाए जाने वाले जीव। ओके। तो बच्चों ये हमें जो है पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्थल में रहने वाले कौन कौन से हैं। स्थल में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं, स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, जो यानी स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय स्थलीय जीव क्या कहते हैं, यहाँ पर रहते हैं हो गया है। तो जो स्थल में रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे कि क्या क्या उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो आप, है ना, जो हम आसपास देखते हैं। गाय हुआ, बकरी हुआ, बिल्ली, कुत्ता, है ना, बहुत सारे, मनुष्य। फिर जो है पेड़ों में भी आप लोग देखते हैं कौन कौन से पेड़ स्थल में रहते हैं, उन सबके उदाहरण आप दे सकते हो। इसमें थोड़ा सा ही उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। नीम, आम, अमरूद, जो भी पेड़ जो है स्थल पे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थलीय जीव कहते हैं। अब जो है बच्चों, फिर हमने क्या देखा, रेगिस्तानी यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव, है ना। मरुस्थल में पाए जाने वाले जीवों के बारे में हमने बात किया। तो रेगिस्तान यानी रेगिस्तान क्या है बच्चों, मरुस्थल। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थलीय जीव। ठीक है, इसमें जो है थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखा है। ओके। तो जो है हम लोग क्या कहते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मरुस्थलीय जीव कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, ऊंट। देखिए ऊंटों की बनावट कैसी है, ऊंटों के, हम लोग जो है साधारण जानवरों को अगर हम लोग मरुस्थल में जाकर छोड़ देंगे तो वो नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऊंट में जो है क्या है, इस तरह की बनावट है। देख रहे हो ना ऊंट, ऊंट के जो है कैसे होते, लंबे लंबे पैर होते हैं, है ना, लंबे लंबे एवं मोटे गद्देदार तलुए, उनकी जो होते हैं पैरों के नीचे कैसे होते हैं, मोटे गद्देदार तलुए होते हैं। अगर हम लोग अगर रेत में चले या फिर हमारे यहाँ के कोई भी जानवर को अगर हम रेत में छोड़ दे तो उनके पैर क्या हो जाएगा बच्चों, जल जाएगा, वो लोग रेत में नहीं चल पाएंगे आसानी से। तो इस तरह से ढला हुआ है कौन, ऊंट, है ना। और चलने में, दौड़ने में, सब क्या है, रेत में वे अनुकूलित है, यानी उनका जो है शरीर इस तरह से ढला हुआ है। फिर जो है हमने क्या देखा, बबूल। देखियो बबूल का, देख रहे हो ना, ये जो बबूल है ये भी क्या है, बबूल का पेड़ क्या है, ये भी कहाँ पर रह सकता है, मरुस्थल में, यानी इसको किसकी जरूरत नहीं होगी, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो असाधारण अगर पेड़ पौधों को अगर हम लोग मरुस्थल में लगा दे तो क्या होगा, वे जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि उन्हें किसकी जरूरत रहती है ना, बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। लेकिन बबूल का ये पेड़ इनको जो है कम पानी में भी क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ओके। फिर जो है, फिर हमने कौन सा देखा, ये देख रहे हैं, ऐसे कांटेदार पेड़ देख रखा है ना आपने, नागफनी, कैक्टस जिसे कहते हैं। ये जो है, ये पौधे भी कहाँ पर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय यानी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मरुस्थलीय जीव कौन से होते हैं, यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं, फिर जो है आप क्या कीजिएगा, उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं उसके उदाहरण वो सब क्या कीजिएगा, आप दे दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, अगला हमने किसके बारे में बात किया था, अगला हमने उभयचर। ठीक है, अगला किसके बारे में बात किया था, उभयचर। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो स्थल, सॉरी, जल तथा स्थल, आप कैसे भी लिख सकते हो, स्थल तथा जल या जल तथा स्थल, दोनों एक जैसे लिख सकते हो। तो कौन से जीव है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उभयचर किसे कहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं,
है ना। दोनों में क्या कर सकते हैं बच्चों, दोनों पे रह सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जैसे कि आपने कछुआ देखा होगा, पानी में भी रहता है, अगर उसको बाहर निकाल दे तो क्या होता है कछुआ, है ना। कछुआ जो है बाहर भी रहता है, देख रहे हो। और उसी तरह से आपने मेंढकों को देखा होगा। मेंढक क्या है बच्चों, पानी में भी रह सकता है और जो है स्थल में भी, यानी जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकते हैं। तो उनके शरीर का बनावट जो है किस तरह से होता है कि दोनों जगह वे रह सके, है ना। और उस तरह से आपने मगरमच्छ को अगर आपने देखा हो, या फिर आप जब जो है चिड़ियाघर सब में जाते टाइम आपने क्या है मगरमच्छ को देखा हो, तो क्या दिखता है, मगरमच्छ जो है कहाँ पे रह सकता है, पानी में रह सकता है ना। पानी में भी रह सकता है और जो है बाहर भी चलता हुआ दिखता है, तालाब के बाहर निकल कैसे चलते हुए, या फिर वहां पे लेटे हुए रहते हैं और थोड़ी देर बाद पानी में वापस चले जाते हैं। तो ऐसे जंतु जो कहाँ पे रह सकते हैं बच्चों, जो जल में और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है, स्थल दोनों पर रह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो हमने जो इस जीवों के जो प्रकार बताया आपको, ठीक है, हमने जो है आपको जीवों के प्रकार बताया, वो मैं उम्मीद करती हूँ वो सब क्लियर है आपके लिए। ओके, अब जो है क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है बैठकर। तो जीवों के प्रकार भी हमने देख लिया कि कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ पे रहते हैं। और बच्चों, आपने देखा होगा चिड़िया, है ना, चिड़ियों को देखा होगा आपने। चिड़ियों में जो है क्या होता है, वो वायवीय जंतु कहते हैं जिन्हें। वो कहाँ पे रहते हैं, वो जो है पेड़ पौ यानी अपने ज्यादातर समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं, वायु में व्यतीत करते हैं, यानी उड़ते रहते हैं, है ना, उड़ते रहते हैं। उनकी पंखों की बनावट कैसे होती है, अलग अलग। छोटे चिड़िए होते हैं, बड़े चिड़िए होते हैं, है ना, छोटे चिड़िए होते हैं, बड़े चिड़िए होते हैं। और जो है अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, पक्षियों के पंख होते हैं, उनके चोंच अलग अलग होते हैं। कई लोग जो है दाना चुगते हैं, कई लोग क्या करते हैं, कई चिड़िए क्या करते हैं बच्चों, दाना चुगते हैं। कई लोग, कई चिड़िए जो है जैसे बाज चील सब जो है उनके चोंचों की बनावट अलग अलग होते हैं, पक्षियों के पंख अलग अलग होते हैं, है ना, उनकी उड़ने की गति अलग अलग होती है। तो हमने क्या देखा कि पक्षियां, है ना, पक्षियों भी क्या करते हैं, उनकी चोंचों की संरचना अलग होती है, पंखों की संरचना अलग होती है, यानी सभी जीवों की संरचनाएं अलग अलग होती है। क्यों होती है, ताकि वे अपने वास स्थान पर आसानी से रह सके, है ना। उन्हें अपने आसपास क्या हो है, यानी रहने के लिए उन्हें अनुकूलन होना चाहिए, यानी वास स्थान में आसानी से रहने योग्य बन सके। इसी तरह से क्या होता है, उसके हिसाब से ही उनमें क्या होता है, उनकी जो है शारीरिक संरचनाएं भी क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है ना। ओके, क्लियर है तो यस बोल दीजिए, अगर नहीं है तो नो बोल दीजिए। ठीक है, आप लोग उसके आप लोग क्या कर सकते हो, बता सकते हो मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे स्कूल यस बोल रहे हैं, यस सी बोल रहे हैं, क्लियर, ओके गुड। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी को क्लियर है। और अगर कोई भी बात आपको दोबारा बताना हो तो क्या कर सकते हो, आप उसको भी बता सकते हो। तो बच्चों, आपकी किताब में जो है एक तालिका दे रखा है, तालिका 7.1। ठीक है, सभी देख रहे हो ना, आपकी किताब में कौन सा तालिका है, 7.1। उसमें जो है क्या दे रखा है, क्रम संख्या दे रखा है, जंतुओं का नाम दे रखा है, वासस्थान दे रखा है, फिर पौधों के नाम दिया है, वासस्थान दिया है। तो वो तालिका आपका होमवर्क है, आपको गृह कार्य है, आपको वो भरना है कि गाय वासस्थान कहाँ पर है, कौन से स्थल में है, जल में है, कहाँ पर है। बैल, मछली, मेंढक, ठीक है, ऊंट, आम, नीम, जलकुंभी, तो ये सारे जो जो नाम दे रखे हैं, यानी जंतुओं के नाम है, पौधों के नाम है, तो आपको उनका क्या करना है, वासस्थान भरना है। और वासस्थान भरकर आप अगली कक्षा में जब आओगे तो मैं आपसे पूछूंगी, सभी ये होमवर्क करोगे, ठीक है। तो ये तालिका जो है आप लोगों को स्वयं करना है। तो हमने क्या देखा कि सभी जीवों में क्या होता है, उनकी शारीरिक संरचना, यानी उनकी जो शरीर है, सभी का एक जैसा होता है क्या, एक जैसा होता है नहीं, उनकी शारीरिक संरचना जो है कैसा होता है, अलग अलग होता है।
है ना। शारीरिक संरचना जो है कैसा होता है बच्चों, सबकी अलग अलग होती है। ओके, सबकी जो है अलग अलग संरचनाएं होती है। इससे क्या होता है, उनकी शारीरिक संरचनाएं जब अलग अलग होती है तो वो अपने आसानी से अपने वास स्थान पे रह सकते हैं, है ना। क्यों होती है, ताकि वे लोग आसानी से कहाँ रह सके, अपने वास स्थान पे रह सके, है ना। आसानी से कहाँ रह सके बच्चों, वास स्थान जहां पर वे रहते हैं। जैसे कि हमने ऊंट का देखा तो उनकी शारीरिक संरचना जो है इस तरह से है कि वे रेगिस्तान में आसानी से क्या कर सके, रह सके। ओके, रेगिस्तान में आसानी से रह सके। चलिए, आप लोग अपने नोट्स भेज रहे हैं, बहुत देख के बहुत खुशी हो रही है। सब अच्छे से यूपीएस भारतीय, है ना, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आप सबने, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे से लिखा है, चित्र सब बना रखे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है सब देखकर कि आप लोग अच्छे से कर रहे हो। तो बच्चों, शारीरिक संरचनाएं किस तरह से होती है, किस तरह से होती है कि वे अपने वास स्थान पे आसानी से रह सके। ठीक है। जीवों की शारीरिक संरचनाओं में अंतर, जैसे हमने कहा कि शारीरिक संरचनाओं में क्या होता है, अंतर होता है। वो जो है, जो अंतर है, वो क्या प्रदान करता है बच्चों, वास स्थान में रहने का अनुकूलन प्रदान करता है ना, अनुकूलन प्रदान करता है। जैसे कि हमने क्या देखा, मछली देखा। मछली मछली का वास स्थान कहाँ पर है, जल में। हम लोग क्या जल में रह सकते हैं, नहीं रह सकते, है ना। थोड़ी देर क्या करोगे आप, तैर कर सब वापस आ जाओगे, जिनको तैरना आता है। लेकिन जिनको नहीं आता है वो कभी भी क्या नहीं करना, पानी में कभी भी नहीं जाना। ठीक है। आप लोग को सबको क्या जरूरी है, तैरना जरूरी, यानी तैरना आना चाहिए, तो सब सीखेंगे, ताकि हम लोग कोई भी किसी भी तरह के परिस्थिति में अगर पड़ जाए तो हम लोग हमेशा हमारे बचाव कर सके। ओके। तो बच्चों, जैसे कि मछली, मछली का जो है शारीरिक संरचना कैसा है, अलग है। ओके, कैसा है बच्चों, अलग है। तो वो किस तरह से रह सकते हैं, पानी में रहने लायक संरचना है ना। जैसे कि मछली के शरीर देख रहे हो ना, शरीर ऐसे कैसे, किस तरह का शरीर है मछली का, जलीय वास में रहने के लिए अनुकूलित होता है। उनके, अगर आप उनके ऊपर देखोगे, उनके जो है ऊपर क्या है, शल्कों से ढका है, यानी आपको जो है यहाँ पर से छिलके छिलके दिखेंगे, शल्के जब साफ करोगे। जब कोई जो, अगर आप मछली कोई खाते हैं तो फिर घर में जब लेकर आते हैं तो आपकी मम्मी जब साफ करती है तो आप जरा देखिएगा, इनके ऊपर जो है क्या है, शल्कों से ढका हुआ है। और देख रहे हो ना, इनका जो है आकार किस तरह से है, नाव के आकार का शरीर है। और फिर क्या है, इनमें जो पंख होते हैं, है ना, ये देख रहे हो जो तैर सकते हैं ये लोग, पंख, तथा इनमें जो है यहाँ पर क्या होते हैं, गलफेड़े होते हैं, यानी गिल्स होते हैं। और मछली को जीवन, यानी जल में रहने के लिए उन्हें क्या प्रदान करता है, जल में रहने के लिए, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जल में ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं क्योंकि हमें सांस नहीं मिलेगी, लेकिन मछली में जो है इस तरह के अनुकूलन होते हैं कि वे जल में आसानी से रह सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, जल में आसानी से रह सकते हैं। तो हमने जो है मछली, चले आर्यन ने एक चित्र बना के भेजा है ना, पुष्प की संरचना। यूपीएस गाजापुर के आर्यन ने जो है पुष्प की संरचना का एक चित्र, बहुत ही सुंदर चित्र भेज रखा है। बहुत ही देखकर बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी भी बाद में, अगले क्लास में आपको दिखाऊंगी सारे चित्र। तो बहुत ही अच्छे से बनाया है, बहुत ही अच्छा लगा। और सारे बच्चे, मुझे उम्मीद है जो जो मैंने आपसे चित्र बनाने के लिए कहा था वो सब आपने बनाया होगा। ओके। तो हमने क्या देखा बच्चों, मछली के बारे में हमने बात किया है ना, कि मछली में जो है क्या क्या है, किस तरह से जल में रह सकती है। ओके, मछली क्या कर सकती है बच्चों, जल में रह सकती है, क्योंकि उनमें जो है जल में रहने की सारे अनुकूल परिस्थिति कहाँ पर है, उनके शरीर में है। ठीक है। किससे ढका हुआ है मछली, मछली के शरीर में क्या है, वो शल्कों से ढका हुआ है। ठीक है। और उनके आकार कैसे है, जो वो पानी में आसानी से रह सकते हैं, नाव का आकार, नाव के आकार के है। उनका शरीर किस तरह से, अगर आप देखोगे तो नाव के आकार का आपको
दिखेगा। ठीक है, तो नाव के आकार का शरीर है। फिर उनमें क्या क्या है, उनमें जो है पंख लगे हैं, यानी उनकी जो दोनों तरफ आप अगर देखोगे छोटे छोटे पंख है। फिर जो है उनमें जो है गिल्स है, यानी उनकी जो है गल फेड़े। ठीक है, जो मछली को पानी में सांस लेने के लिए क्या करती है, उन्हें सारा क्या करता है, अनुकूलन प्रदान करती है। तो हमने देखा, अब जो है हम लोग अगले इसमें ऊंट के बारे में बात करेंगे कि क्या कौन कौन से ऐसा अनुकूलन है जो ऊंट को रेगिस्तान में चलने के लिए, यानी रेगिस्तान में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सहायक होता है। तो आप लोग क्या करोगे, जो मैंने आपसे तालिका 7.1 कहा था उसको आप भर कराओगे, और 7.2 को भी आप भर कराओगे। ठीक है, 7.1 7.2, उसमें भी क्या है, जलीय जंतु कौन से है, 7.2 में स्थलीय जंतु, मरुस्थलीय जंतु और उभयचर जंतु, उनके नाम लिखने को है। तो वो सारे क्या करोगे, आप लिख कर आओगे, और अगली क्लास में जो है हम आगे आपको और बताएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप सबको समझ में आया ना। ओके, इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोग अपने अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।